के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है रिका और ये हैं 31 अगस्त 1984 सुबह 9:40 दिल्ली से ये कुंडली है। एक बात, बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। मैं लोगों से बात करता हूँ और कई बार हेलो बोलते ही ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि व्यक्ति किस माइंडसेट का है या कैसा है। जब ये मैं कुंडली बनाने बैठा तो उसके पहले मेरी किसी से बात हुई, बंगाल के वो सज्जन थे, पर उनसे मेरी बात करते समय ये बात दिखी कि आप कितने धार्मिक हैं और कितना आपके अंदर सद्गुण भरा हुआ है, वो आपके टोन में और आपके लहजे से ही पता चल जाता है। इस व्यक्ति से बात करने के बाद कानों को बड़ा सुकून सा मिलता है, जैसे ये जिनकी कुंडली है। लेकिन इनके ठीक पहले मेरी बात जिनसे हुई, वो बंगाल के कोई व्यक्ति थे। ऐसा लगा जैसे वो एक कर्कशता होती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप कितने सत्कर्मी हैं, आप बड़ों का आदर कितना करते हैं, आप धर्म से जुड़े हुए कितने हैं, आपके अंदर सकारात्मक माहौल कितना है, आप अपने से बड़ों का कितना आदर करते हैं, आप किसी शत्रु से भी कितना ज्यादा मित्रता करना चाहते हैं, सद्भाव पूर्वक समझौतावादी आप कितने हैं, उन सब की जो प्रच्छाया है वो आपकी वाणी पे दिख जाती है। पक्की बात है। और ये यही होता है। धनु लग्न या तुला राशि, कन्या लग्न या कन्या राशि, कई बार मिथुन वाले भी मिथुन लग्न मिथुन राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि, मीन लग्न मीन राशि, ऐसे जो लोग होते हैं वो कई बार ऐसे स्वभाव के होते हैं। अब एक बात और भी है कि जब आप इनकी कुंडली को देख रहे हैं तो जैसे मैं इनकी कुंडली का अगर पंचांग बता दूं तो इनकी कुंडली का पंचांग जो बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा। भाद्रपद माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति भद्र होता है, मतलब उसके अंदर भद्रता भरी होती है, वो अभद्र नहीं है, असंयमी नहीं है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में तो हमेशा ही रहता है, हमेशा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जन्म दक्षिणायन का शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का चंद्रमा यहां पापक हो जाता है और शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है। दिन के प्रभाव में व्यक्ति को संपत्ति का, संतति का, दोनों का लाभ मिलते देखा जा रहा है और ये दोनों ही चीजें व्यक्ति के पास रहेंगी। 22 वर्ष की अवस्था के बाद से ही व्यक्ति को नियमित रूप से कुछ न कुछ कमाने की स्थिति में चला जाता है या उसका दिमाग पैसे की तरफ जाने लगता है। 22 से 25 साल की अवस्था, 22 से ज्यादा। व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति होता बड़ा अच्छा है, देखने में सुस्पष्ट होता है, सुदृढ़ शरीर का होता है, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण कामुकता थोड़ी ज्यादा होती है और व्यक्ति तामसिक वृत्ति का होता है, मतलब उसके पास भौतिकीय नेचर होता है, वो नेचर से भौतिकीय लक्षणों को और उसके प्रति आकर्षित होता है। पत्नी को प्रेम करे, कामुकता रखे, चीजों के प्रति आकर्षित हो, प्रेमी किस्म का होता है, हठी जिद्दी गुस्सैल थोड़ा कम होता है और प्रेम से ही सबसे सद्भावपूर्वक बात करने के प्रभाव में रहता है। तुला लग्न की कुंडली जो मूलतया बैलेंस बनाने की राशि है, यहाँ की राशि लग्न में बन गई। लग्न में ही शनि और चंद्रमा बैठे हैं, जहां शनि उच्च के हो जाते हैं, जो वस्तुतः यहाँ के अधिपति शुक्र अवयोग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग्न के अधिपति 12 में बैठे हैं। मैं इसे अवयोग नहीं कहूंगा क्योंकि लग्न में ही केंद्र का और इस ग्रह का, इस कुंडली के लिए जो सबसे ज्यादा पापक या सबसे ज्यादा जो बैलेंस का ग्रह होता है या फिर एक सबसे ज्यादा अच्छा ग्रह, वही लग्न में उच्च का बैठा है, दशम भाव के अधिपति। क्योंकि आपकी कुंडली में ये तो बात दिखी कि लग्न के अधिपति चलो 12 में गए, लेकिन समझने वाली बात है कि वो एक निगेटिव पक्ष था जिसकी क्षतिपूर्ति कितनी हुई, तो क्षतिपूर्ति लग्न में शनि उच्च के बैठ के हो गए, दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठ गए तो और भी ज्यादा ये अच्छी बात हो गई। केंद्र में 3 घर खाली, इस वजह से मन परेशान और व्यक्ति का कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है या व्यक्ति को यात्रा करके, मेहनत करके, मशक्कत करके, मार्केटिंग करके पैसे कमाने पड़ते हैं। तो ये ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठ गए, अब घुमंतु बना देंगे, तो ये स्थिति बनी। दूसरी नंबर पे कि चंद्रमा पापक हुए और एक तरफ शुक्र बने और दूसरी तरफ केतु मंगल। ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में विषम राशि में हो, ध्यान से समझिएगा, और व्यक्ति का जन्म जो समय है वो सुबह 9:40 का है, तो सुबह 9:40 यानी कि दिन का समय, चंद्रमा विषम राशि में, सूर्य भी विषम राशि में, ये व्यक्ति की कुंडली में महाभाग्यशाली योग बन जाता है। अगर दिन का जन्म हो, सूर्य और चंद्रमा विषम राशि में बैठे हो, तो व्यक्ति के जीवन का आरंभ कई बार कष्टप्रद भले हो
पर अंत बड़ा अच्छा होता है और व्यक्ति भाग्य का लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि भाग्य के अधिपति लाभ भाव में लाभेश के साथ सूर्य और बुध का प्रभाव जन्म कुंडली के द्वितीय पंचम भाव पे पड़ेगा। यहां से केंद्र में ये दोनों ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति लेखक, समीक्षक, पत्रकार, बुद्धिमान, यशस्वी, अच्छी वाणी को बोलने वाला। मैंने क्या बात कही थी कि व्यक्ति के स्वभाव में और व्यक्ति के वाणी में बिल्कुल भी कर्कशता नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल यहाँ के अधिपति होकर के, वाणी भाव के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं। पीछे चंद्रमा और उच्च के शनि और आगे गुरु स्वग्रही, तो पीछे का ग्रह स्वग्रह उच्च का हुआ चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ। तो व्यक्ति को ये बात पता है कि मुझे किससे कैसे लाभ लेना है और किससे किस तरीके से बात करूंगा तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा। ये व्यवसायिक नेचर लग्न में ही समाया है, क्योंकि दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं और वस्तुतः वो काम करते समय व्यक्ति को मेंटल पीस में रह करके ही बिताते हैं। व्यक्ति काम के समय, काम करने के दौरान किसी भी प्रकार का हड़बड़ी या घबराहट नहीं रखता है। उसको वो जो टारगेट दिया जाता है उसको बड़ी ही अनुकूल स्थिति में रह करके और बड़ी ही अनुकूलता से प्राप्त करता है। उसके बाद इस भाव के ठीक आगे स्वग्रही गुरु बैठे हैं और इस भाव से ठीक आगे अगर गुरु स्वग्रही बैठेंगे या लग्न से तृतीय भाव में अगर गुरु स्वग्रही होकर के बैठ करके अपनी पांचवी दृष्टि से, जहां सप्तम भाव को बैठ करके पत्नी को दार्शनिक और शांत विचारों वाली और स्वयं को व्यक्ति खूब मेहनत करने वाला, मेहनती बनाने वाला, और सातवीं दृष्टि से धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ और अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करने वाला, क्योंकि बुध की राशि बनी है, ये भक्त बना देगा। व्यक्ति गुरु भक्त हो जाता है, अपने से बड़े बुजुर्गों का बड़ा आदर करता है। और नवीं दृष्टि से सूर्य की राशि को देखने के कारण व्यक्ति के अंदर थोड़ा क्रोध और थोड़ी जल्दबाजीपन की स्थिति या लाभ के पीछे भागने वाला और व्यक्ति को सफल नेचर का बना देता है। इसका स्वभाव बड़ा अच्छा हो सकता है क्योंकि सूर्य और बुध, गौर करिएगा, अष्टम भाव से केंद्र में बैठे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये सूत्र है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से अगर चौथे अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है। वो दुरात्मा, दुराग्रही, छिद्रान्वेषी, कमजोर, हठी, जिद्दी, गुस्सैल, प्रभावित और कर्कश नहीं होता। ये अच्छे स्वभाव, क्योंकि ये स्वभाव का भाव है। अब जरा गौर करिए, तो अष्टम भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में नीच के होकर के कहां बैठे हैं? 12वें। अब जरा ध्यान से समझना है, तो यहां पे राहु की उच्च की स्थिति बनी हुई है। राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो रणनीतिकार होता है, राजनीति करने वाला होता है। उसके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे कब कौन सा स्टेप लेना है, कब कौन सा काम करना है। शुक्रवार का जन्म होना, पंचम भाव पे सूर्य और बुध का प्रभाव और जन्म कुंडली में गुरु का स्वग्रही होना, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि, भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने पुत्रों से और संततियों से हमेशा ही लाभ की स्थिति में ले जाकर के रखने वाला होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल स्पष्ट भी है। शुक्र और शनि इस कुंडली में बड़े अच्छे होंगे और यहाँ पे शुक्र लग्न के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव के अधिपति होकर के भी अच्छे परिणाम देंगे और यहाँ पे वो नीच के भी होने के बावजूद अच्छे परिणाम देते देखे जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अष्टम भाव का अधिपति है। अगर नीच का हुआ 12वें में तो विपरीत स्थिति का निर्माण करेगा, तो कई बार मशक्कत भले करवाए, पर 12वें भाव में नीच के शुक्र भी अच्छे परिणाम देते देखे गए हैं और देते हैं, क्योंकि वहां पे वो जाकर के बड़े ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। शुक्र और शनि तो ऐसे ग्रह जो 12वें भाव में जाकर के अपने आप को संतुलित और सुखी अनुभव करते हैं। इस वजह से यहाँ पे अवयोग का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। तो ये 2-3 तरीके का योग बना। मंगल स्वग्रही और केतु के साथ व्यक्ति के अंदर एक बड़ा ही अल्हड़पन होता है, बचपना उसका कभी भी खत्म नहीं होता और उसकी वाणी बड़ी पवित्र होती है, झूठ नहीं बोलता। हालांकि जिस क्षेत्र में है वहां पे व्यक्ति को हमेशा ही जीवन भर यात्रा करके, मार्केटिंग करके, यात्रा से ही पैसे बनते देखे जा रहे हैं, ये मैं हमेशा ही कहूंगा। इस भाव से चतुर्थस्थ भाव बली है, इस वजह से धन हमेशा ठीक है। धन, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, समाज में नाम और लोगों का प्यार पाना, ये व्यक्ति को हमेशा मिलता रहेगा। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि हैं, जाकर के उच्च के बैठे हैं। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि इस कुंडली में बहुत अच्छे। बुध इस कुंडली में योग कारक होते हैं, बल्कि राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के और खर्च भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव के अधिपति के साथ बैठ करके व्यक्ति को सुदृढ़ मानसिकता का, बुद्धिमान, यशस्वी, लेखक और एक्सप्लेनेशन की क्षमता बड़ी ही पवित्र और सुंदर नेचर का होता है। यह व्यक्ति किसी के साथ भी छल कपट नहीं कर सकता, चाहे इसके गर्दन पे हमेशा ही तलवार क्यों न रखी रहे।
नवांश कुंडली भी तुला लग्न की बनती है पर केंद्र खाली है, पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर या कई बार विवाह के बाद थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, एक बार बैक स्टेप लेना पड़ता है, तो ऐसा हो सकता है। गुरु और बुध व्यक्ति के पत्नी को उनके साथ हमेशा रहने वाली, खड़ा रहने वाली, नेचर अच्छी होती है, दार्शनिकता का भाव रहता है, पत्नी प्रेम करने वाली होती हैं, तार्किक बुद्धि की होती हैं और थोड़ी चंचल मानसिकता की भी होती हैं। हालांकि उनमें एक अलग प्रकार का दार्शनिक गुण होता है जिसको कि कई बार आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पर फिर भी उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो आपके बिल्कुल समकक्ष आकर के खड़ी हो जाती हैं और बिल्कुल जिद वाली बात हो जाती है। ऐसा कई बार होगा। सूर्य स्वग्रही, यहां भी सूर्य वहां भी स्वग्रही, इस कुंडली में सूर्य हर जगह अच्छे हो रहे हैं और हर जगह उनको अच्छी राशि मिली भी हुई है। अति विशिष्ट कारक भाव में बैठना, अति विशिष्ट कारक भाव में बैठना, व्यक्ति का काम कभी भी पैसे के कारण रुके नहीं और अभी आने वाली है बुध की दशा जो इस कुंडली के लिए अच्छा होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर विदेश जाना चाहे, बाहर निकल करके कोई काम करना चाहे, बाहर निकल करके कोई भी काम करना चाहे और अपना ब्रांच फैलाना चाहे, बढ़ाना चाहे और धातु से संबंधित काम करना चाहे या फिर बच्चों से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है, ये स्थिति बनती है। सूर्य यहाँ कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे, धन हमेशा रहेगा और कभी भी कम नहीं होगा। अगर कोई व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं तो बच्चों से संबंधित, जैसे उनके लिए भोजन, उनके खाने पीने की सामग्री या फिर उनके लिए कपड़े, उनके लिए जो जितने भी जो होते हैं ना वो सामान जो भी बच्चों के लिए होता है, आप देख लो जो बच्चों के लिए होता है, मेरे पास उसकी जानकारी थोड़ी कम है, तो जो छोटे बच्चों के लिए जो भी चीजें होती हैं वो आप कर सकते हैं। शुक्र और सूर्य का देखना, ये यहाँ पे थोड़ा सा व्यक्ति जो होता है वो कंफ्यूजन में होता है, ये स्थिति बनती है। नक्षत्रों पे अगर मैं गौर करूं या फिर आपकी कुंडली में मैं चंद्रमा को देखूं तो चंद्रमा स्वाति नक्षत्र के बैठे हैं, इस वजह से हमेशा ही कंफ्यूजन, मैंने ये बात कही थी। चंद्रमा स्वाति के लग्न चित्रा का बना है जिसके अधिपति मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं, यानी कि इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं क्योंकि डबल मारक हो जाते हैं, वो सप्तम और द्वितीय के अधिपति होकर के और अपने ही भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति कई बार अपना काम भी करना चाहे तो कर सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो मंगल और बुध से संबंधित या फिर अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति बुध से ही संबंधित काम अगर करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा जो बैठे हैं वो स्वाति के बैठे हैं, तो व्यक्ति नेटवर्किंग के क्षेत्र में, नेटवर्क लगाना, टावर लगाना या फिर अपना सामान एक जगह से उठा करके दूसरे जगह भेजना या बेच देना, ऐसी चीजें, ट्रांसपोर्ट आदि का काम भी व्यक्ति कर सकता है, ये काम भी आपकी कुंडली में बनती है। इस कुंडली में युति बहुत अच्छी सूर्य और बुध की, केतु और मंगल की, शनि और चंद्रमा की। तो शनि बने हैं जन्म कुंडली में पंचम के अधिपति और चंद्रमा बने हैं दशम के अधिपति। ये एक अलग तरीके का केंद्र त्रिकोण या एक योग कारक स्तुति या फिर राजयोगों की भांति परिणाम करने वाला योग बना है जिसका जीवन भर व्यक्ति को लाभ मिलता है। चल अचल संपत्ति का योग आपकी कुंडली में है, उसमें बिल्कुल भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं है और वस्तुतः गुरु स्वग्रही है, शुक्र नीच के हैं, इस वजह से थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इस भाव के अधिपति और शनि केंद्र में हैं और मंगल यहाँ स्वग्रही हो रहे हैं, यानी कि इस भाव को देखने के पहले जब आप चल अचल संपत्ति को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना होगा। तो यहाँ के अधिपति तो उच्च के ठहरे, किसके साथ बैठे, चंद्रमा के साथ, ये बहुत योग कारक स्थिति बनेगी, राजयोगों की बात ये परिणाम देगा क्योंकि दोनों लक्ष्मी संपन्न बना रहे हैं। उसके बाद इसके कारक कौन, तो देवगुरु बृहस्पति, वो स्वग्रही इसके निकट बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है। इस पे किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, शनि देख रहे हैं जो कि पंचम के अधिपति हैं, यानी कि पंचम के अधिपति जो शनि बनते हैं उच्च के होकर के और तृतीय भाव के अधिपति और अपने कारक क्षेत्र को देखेंगे या गुरु स्वग्रही होकर के देखेंगे तो इसका लाभ व्यक्ति को मिलता है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करता है और व्यक्ति को चल अचल संपत्ति या भवन आदि का निर्माण भी करा देता है। साथ ही साथ उसके लिए यहाँ का दिग्बल क्षेत्र जो शुक्र बनता है वो शुक्र नीच के हैं, इस वजह से मशक्कत करवाएंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि आपको 2029 के आने से पहले आपको अपना घर खरीद लेना चाहिए, ये बात कर लेनी चाहिए आपकी कुंडली में, ऐसी स्थिति नहीं तो उसके बाद फिर देर हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। नवांश कुंडली में मंगल का स्वग्रही बैठना, मंगल का स्वग्रही बैठना, मंगल का स्वग्रही बैठना, ये मंगल और ये सूर्य जो आपकी कुंडली में बने हैं, ऐसी स्थिति में कि आप जरा गौर से समझिए तो सूर्य षड्बल में बलवान, मंगल बढ़िया, बुध बढ़िया, शुक्र और शनि गुरु बढ़िया, इस कुंडली में कमजोर चंद्रमा जो पापक ग्रह पहले ही है और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होकर के नेचर वाइज पापक बन रहा है, तो चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं वो ठीक बने हैं। लेकिन फिर भी अब आप इनकी कुंडली को जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको इनकी कुंडली का षष्ठ्यांश दिखाता हूं। वहां पे मंगल शत्रु की राशि में जा रहे हैं, बुध नीच के हो जा रहे हैं, शुक्र जो है वो सप्तम में बैठ करके प्रभाव को कमजोर कर रहा है और साथ ही साथ
गुरु कमजोर हो रहे हैं, राहु भी ठीक नहीं, सूर्य भी ठीक नहीं। यानी कि ओवरऑल जब आप देखिए होता क्या है कई बार कि हम लोग लग्न कुंडली को देख करके कई बार प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब आप और भी आगे बढ़ते हैं और अन्य चार्ट को देखते हैं, तो जैसे आप इन्हीं की कुंडली को देखिए तो लग्न बड़ा बढ़िया बना, नवांश भी बढ़िया बन रहा है, दशमांश भी बढ़िया बन रहा है, क्योंकि एक ही लग्न के अधिपति एक ही ग्रह है जो कि कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप और निकट से आकर के समझते हैं तो किसी भी कुंडली के लिए जो बल होता है वो उसको केंद्र और त्रिकोण से प्राप्त होता है। अब आप जरा गौर करिए तो इनकी कुंडली में 1 2 3 4 5 घर में ही सारे ग्रह बैठे हैं ऊपर की तरफ, नीचे का भाव खाली है। और सारे ग्रह जो हैं वो गौर करिए तो सूर्य जो है वो एकादशवें भाव में बैठे हैं 12वें भाव के अधिपति के साथ, और यहां पे केंद्र खाली, यहां भी केंद्र खाली, यहां त्रिकोण खाली दोनों, यहां भी त्रिकोण भाव में शुक्र चंद्रमा बैठे हैं। तो नवांश में प्रेम है, इसका मतलब है कि दाम्पत्य से लेकर के व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन दशमांश कुंडली में आप जरा गौर करते हैं तो दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा जो है वो प्रतियोगिता कर रहे हैं और गुरु के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, राहु और शनि भी बैठे हैं साथ में। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं उसका जो एक करियर वाला पोर्शन है वो थोड़ा बहुत प्रभावित रहेगा। आप इसके लिए कुछ भी करिएगा, कितना भी रगड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये अल्टीमेट है। दूसरी बात है, ये कब खत्म हो तो आप अपनी दशा काल को समझिए। अपनी दशा काल को समझने से आपको यह निर्णय मिलता है कि ग्रह ये बोल रहा है, बुध से 5वें देखिए, बुध से 5वें गुरु बैठे हैं स्वग्रही होकर के। इसका मतलब है कि देव गुरु बृहस्पति ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति को खुद का काम करना चाहिए। अपने गल्ले पे आप जब तक नहीं बैठेंगे तब तक आपका काम अच्छे से नहीं चलेगा और आपको आत्मसंतुष्टि भी नहीं मिलेगी। सास्यांसा और D27 में अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी जा रही है। इसका मतलब है कि जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में नीच का बैठा था, बाद में जाकर के वो बदल जा रहा है और अच्छाई को प्राप्त कर रहा है। जहां पे चंद्रमा षडबल में कमजोर हो रहे हैं वहीं सप्तमीमांसा में वो अच्छाई को प्राप्त करा रहे हैं। यानी कि ये दोनों ग्रह बदल रहे हैं और अच्छाई उनमें पॉजिटिविटी आ रही है। आरंभ में सारे ग्रह अच्छे हुए, बाद में जाकर के 2 ग्रहों ने आपका साथ दिया, यानी कि अंत बड़ा अच्छा होने वाला है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी व्यक्ति के पास सूर्य और मंगल का बल है। इसका मतलब है कि उसके पास साहस है, उसके पास पराक्रम है, उसके पास ऊर्जा है और उसके पास आत्मबल भी है। आप इन दोनों के भरोसे अपने जीवन की नैया पार लगा सकते हैं। दूसरी बात है, आपकी कुंडली में सप्तमांसा कुंडली तुला की ही बनती है, वहां बुध बैठे हैं वो भी ठीक है, भाग्य का बल मिलता है। गुरु और शनि बैठे हैं, संतान सरकारी नौकरी करने वाली होती है, पद वाली होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, संतान का लाभ भी व्यक्ति को मिलता रहता है। एक बात और कहता हूं, जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर कई बार संतति टेक्निकल क्षेत्रों में जाए तो ज्यादा लाभ मिले। भाग्य का बल आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, लेकिन हाँ इस कुंडली में बजरंग बली की पूजा हमेशा ही बनती है। शुक्र, इस वजह से देवगुरु बृहस्पति या फिर माता दुर्गा, इन लोगों की उपासना, किसी मंदिर को धोना या किसी मंदिर का दर्शन करना या किसी मंदिर में जाकर के दीपक जलाना प्रत्येक दिन शाम में या सुबह में अगर हो सके तो बिल्कुल लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर हो सके तो नाम जप की प्रक्रिया बढ़ा दीजिए। जो नाम जप होता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधे कृष्ण हो, जो भी नाम हो, चाहे भगवान विष्णु का जो 12 अक्षर मंत्र होता है, आप उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जप आपको बहुत लाभ कर सकता है। आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं और अभी शनि उच्च के हैं और इनकी दशा बीतने वाली है, अब बुध आने वाले हैं, तो आपको भाग्येश का रत्न, बुध का रत्न पन्ना भी लाभ कर सकता है। या दूसरे नंबर पे, अभी तो आपकी कुंडली में शनि में राहु हैं जो कि अभी 2026 तक चलेंगे, तो कम से कम लाजवर्थ ही आपको धारण कर लेना चाहिए और इस आधार पर रक्त चंदन की माला भी आपको लाभ कर सकती है। ये चीजें बनती हैं। चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। अब एक बात और भी बता दूं तो चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण और चरण के अधिपति मंगल, चरण जो चित्रा नक्षत्र होता है उसके अधिपति मंगल आपकी कुंडली में स्वग्रही। इस आधार पर व्यक्ति के पास मंगल की दशा चाहे कितनी भी कमजोर जाने को कहे, फिर भी वो अपने नेचर के विपरीत जाकर के उनको अच्छा परिणाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे चंद्रमा और आगे गुरु बैठे हैं। इस कुंडली में कमजोरी ये है कि चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से तृतीय एकादश में है। इस कुंडली में कमजोरी के बाद एक बड़ा अच्छा परिणाम कि चंद्रमा के ठीक आगे मंगल बैठे हैं जो व्यक्ति को धन संपत्ति से युक्त रखेंगे। उस मंगल की 7वीं दृष्टि यहां राहु के पास, जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। विषधर सांप, सर्प, बिच्छू, अपने पत्नी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के व्यक्ति को बिल्कुल ही सजग, सावधान और उनका ख्याल विशेष तरीके से रखना चाहिए। ये बात भी बनती है।
अब यहाँ पे आपकी कुंडली में मैं अगर होरा कुंडली को देखना चाहता हूँ या फिर अगर लग्न के ही आधार पे अगर बात करूँ, तो आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इनकी जो डिग्री मैं देख रहा हूँ 14 डिग्री के सूर्य, चंद्रमा जो है वो 15 डिग्री के, मंगल जो है वो 13 डिग्री के, ये तीनों युवावस्था को प्राप्त कर जाएंगे। बुध और गुरु आपकी कुंडली में 9 डिग्री के, बुध और गुरु जो है वो 9 डिग्री के कुमार अवस्था के होंगे। ग्रह के बल के हिसाब से ये सारी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है, और प्रथम दृष्टया तो जितने भी लोग होंगे वो इस कुंडली को बिल्कुल ठीक कहेंगे, पर आप जैसे जैसे सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कमजोरी यहाँ और यहाँ, ये ठीक नहीं है। यहाँ छठे में गए, ये ठीक नहीं है। यहाँ के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में जा रहे हैं यहाँ, पर यहाँ के अधिपति नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से इस भाव को बल नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मंगल का धन भाव में बैठना, राहु केतु के संपर्क में आने से धनवान होगा व्यक्ति। अभी आगे बाकी है चीजें। शनि आपकी कुंडली में मृतप्राय है। अब जरा ध्यान से समझिए, तुला लग्न की कुंडली के लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन होता है? शनि होते हैं, योग कारक होते हैं, उच्च के बैठे भी हैं। पर जरा बात से समझने की बात है कि शनि के उच्च होने के बावजूद, दशम भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ लक्ष्मी संपन्न योग बनाने के बावजूद वो ग्रह अगर मृतप्राय हो रहा है, और जाहिर है कि व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। हालांकि ये व्यक्ति का नेचर होता है कि वो, उसको चाहे आप कुछ भी दे दो वो उसको संपूर्ण नहीं लगे कभी भी, क्योंकि वो जिस चीज के पीछे भाग रहा है वो कभी भी उसको उसकी पूर्णता होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये व्यक्ति पूरे हृदय से कह रहा है, और चूंकि ये झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, उस भाव के आगे गुरु बैठे हैं, उस भाव से चतुर्थस्थ सूर्य बुध बैठे हैं, तो खराब नहीं है। और व्यक्ति सत्यवादी है, क्योंकि लग्न में शनि उच्चस्थ व्यक्ति को गंभीर बना देंगे, चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति को साफ और स्पष्ट मन का बना देंगे। इसका मतलब है कि लग्नेश 12वें गए हैं तो नीच के असर में हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, दूसरे नंबर पे कि योग कारक ग्रह और जो ग्रह उच्च का हुआ है, जो कुंडली में न्याय करेगा, वो ग्रह मृतप्राय है। इसका मतलब है कि हमें बजरंग बली की पूजा भी करनी चाहिए और देवी दुर्गा की उपासना। मैं इस कुंडली में अवयोग नहीं कहूंगा, और वो अवयोग लगा भी नहीं है मेरे हिसाब से, मैं नहीं मानता, क्योंकि जन्म कुंडली में उच्च का ग्रह बैठा है। लेकिन हाँ, जब आप शनि को देखते हैं तब आपको ये बात पता चलती है कि लग्न कमजोर है या लग्नेश कमजोर है, क्योंकि लग्न 1 डिग्री का बना है। अब जरा ध्यान से समझिए, लग्न 1 डिग्री का बना, कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट मृतप्राय हुआ, और लग्नेश 12वें भाव में नीच के हुए। इसका मतलब है कि तीनों ही चीजें एक तरफा निगेटिव हो रही है। आप जब और भी ज्यादा निकट रहे हैं, उतर रहे हैं, तब जाकर के आपको मोती मिला, पर आरंभ में तो नहीं मिला ना। इस वजह से ही कुंडली को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल पानी की तरह साफ करके बता रहा हूं काम को, समझने की बात है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि चीजें कहां पे घटित हो रही हैं। फाइनली जो जीवन का अंत होगा वो हमेशा अच्छा होगा, ये इस कुंडली को देख करके मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन ये मध्य का काल है, अभी मशक्कत बाकी है, और बुध की दशा आपसे मेहनत करवाएगी, और ये मेहनत करवाने के लिए ही आ रही है। वस्तुतः आप जो काम करेंगे उसमें आपके भाग्य का बल रहेगा, क्योंकि भाग्येश के साथ साथ खर्चेश की दशा है, खर्च भाव के अधिपति हैं, उस पे गुरु की दृष्टि है, तो संदेह नहीं है कि खर्च अच्छा होगा और सही जगह पे होगा। लेकिन खर्च भी रहे, जिम्मेदारी का बोझ भी उठाना पड़े, और कई बार दूसरों के ऊपर खर्च भी होता है। मतलब वो आपके शरीर के ऊपर नहीं होगा, किसी दूसरी आत्मा के ऊपर होगा, किसी दूसरे के ऊपर होगा, लेकिन धर्म से युक्त होगा और अच्छे जगह पे ही होगा। ये बात भी पक्की है। ऋण में व्यक्ति नहीं रहेगा, ऋण से उसका कोई वास्ता नहीं है। धन के लिए किसी दूसरे के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूर्य बैठे हैं, वो देते रहेंगे। पिता से, माता से व्यक्ति को हमेशा ही लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर हो सकता है, पिता ठीक है। पिता भाव का अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में है, व्यक्ति पिता से प्रभावित है। ये आपकी कुंडली है। होरा कुंडली एक बार देख लूं तो आपकी कुंडली के आधार पर सूर्य, बुध और गुरु, इनकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है, वैसे इसके आधार पर बुध की दशा आपसे मेहनत करवाएगी, मशक्कत भी करवाएगी, भगाएगी भी, और यही आपके जीवन का सर्वोत्तम जो है वो काल साबित होने वाला है। ये दशा आपके जीवन को टर्निंग पॉइंट देगी, और इसी की दशा में कमाया हुआ धन आगे चल करके आप खाएंगे, पक्की बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आपकी कुंडली के लिए कुछ चीजें जो बहुत अच्छी होती है, मैं भूल रहा था, वो बता देता हूं। दक्षिण दिशा आपके लिए अच्छी होगी। आपकी कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होगा। आपकी कुंडली के लिए मिथुन राशि अच्छी होगी, कुंभ राशि अच्छी होगी, मकर राशि अच्छी होगी। आपकी कुंडली के लिए मेष राशि अच्छी नहीं होगी, वृषभ राशि अच्छी नहीं होगी, मीन राशि अच्छी नहीं होगी। आपकी कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते,
इस वजह से। पर फिर भी एक बात कहता हूं कि वो चाहे कितने भी अनुकूल प्रतिकूल हो, वो अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं। मेहनत करवाएंगे और मेहनत का परिणाम सकारात्मक रूप से देंगे। शनि देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर पराक्रम का कारक या पराक्रमेश अगर लग्न में बैठा हो तो, या अपने राशि में बैठा हो तो ठीक होगा। कुंडली अच्छी बनी है, लेकिन अभी ये जो दशा आ रही है ये माइलस्टोन साबित होगी, और ये ही आपके जीवन का निर्धारण भी करने वाली है, यही दशा बुध वाली। गणेश जी की जितनी ज्यादा हो सके आराधना करिए। प्रत्येक बुधवार को 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करिए। गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। सूर्य को आराधित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 बार प्रत्येक रविवार को पाठ करिए। मंदिर का दर्शन, मंदिर का धोना, ये सब जीवन में उतार लीजिए, और बेहतर तो आप हैं ही, इसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं। तब तक के लिए अब दोबारा नमस्कार करता हूं।